हम लोग बात करने वाले पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले, और ये पुराने जो मामले यानी जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो रहे थे उनसे इस मामले में भिन्न है कि जब पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित वारंट मामला होगा तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना की जाए या न की जाए, इसके लिए सामग्री उपलब्ध होगी, क्योंकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कलेक्ट हुआ उसके आधार पर निर्णय किया जा सकता है कि अभियुक्त का संपूर्ण विचारण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां मामला पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित है, वहां अपराध का संज्ञान तो तत्काल हुआ था, क्योंकि जैसे ही परिवाद प्रस्तुत हुआ था या मजिस्ट्रेट को किसी अन्य सोर्स से कोई इंफॉर्मेशन मिली थी, उसने अपराध का संज्ञान कर लिया था, और फिर जो इंफॉर्मेशन उसे प्राप्त हुई थी, चाहे स्वयं उसने किसी सोर्स से प्राप्त की हो या किसी ने उसके समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया हो, उसके संबंध में जो विश्वसनीयता की जांच थी वो उसने 200, 202 आदि में की होगी, लेकिन वो सिर्फ सूचना की विश्वसनीयता थी। और सूचना की विश्वसनीयता परखने के बाद जब उसने पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो उसने क्या किया, अभियुक्त की अनुपस्थिति में, अब जरूर सीआरपीसी अमेंड हुई है, जो वर्तमान सीआरपीसी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, वर्तमान सीआरपीसी मीनिंग देयर बाय बीएनएसएस, उसमें जरूर यह प्रोविजन आया है कि अभियुक्त को सुना जाएगा आहूत करने से पूर्व। लेकिन अगर पुरानी सीआरपीसी की बात करें तो उस समय अभियुक्त की अनुपस्थिति यह रहती थी, और चलो अब अभियुक्त की उपस्थिति यह भी हो गई, लेकिन इंक्वायरी जो संबंधित इंफॉर्मेशन के संबंध में की गई वो अभियुक्त की अनुपस्थिति में ही हुई। बिफोर सम्मनिंग उसे सुने जाने के लिए प्रोविजन ये आ गया है, और दोनों पक्षों पर विचार करना चाहिए। वहां पर जो परिवादी है वो सूचना की विश्वसनीयता, इसको प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य दे रहा है, तो हो सकता है वो जो साक्ष्य दे वो अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार तो उत्पन्न करे, किंतु वो इस बात के लिए अपर्याप्त हो कि उसके विरुद्ध आरोप की विरचना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां 204 जो पुरानी धारा है और जिसमें 23 जोड़ दें तो वर्तमान बीएनएसएस की धारा आ जाएगी, वहां अभियुक्त को आहूत करने से पूर्व मजिस्ट्रेट के लिए जितना विचार करना आवश्यक है वो सिर्फ इतना कि जो कुछ उसके समक्ष है उससे अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। और यहां जब 268 में आरोप की विरचना की जाएगी तो 268 सबसेक्शन 1 में देखें क्या कहता है, यदि धारा 267 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित करेगा। यानी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ठीक है तब होगी जब अभियुक्त को उन्मोचित न किया जाए। सीधी बात है, अभियुक्त को उन्मोचित यदि नहीं किया गया तो उसके विरुद्ध आरोप की विरचना की जाएगी, यह सामान्य सिद्धांत है, इसमें विचार करने जैसा कुछ भी नहीं। और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना होगी कब, अगर इन्हीं शब्दों से हम ये सोचने की कोशिश करें कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना किन दशाओं में होगी, तो अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना उस दशा में की जाएगी जब मजिस्ट्रेट के समक्ष जो साक्ष्य आया है
उसे देखने के बाद मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध कोई ऐसा मामला सिद्ध नहीं हुआ जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हो। और वहां क्या है, अभियुक्त को कब आहूत कर देंगे, जब उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार है। यानी 204 में पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित वारंट मामलों में अभियुक्त उस दशा में आहूत होकर मजिस्ट्रेट के समक्ष आ जाएगा जब उसके विरुद्ध इतना साक्ष्य उपलब्ध है कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार निर्मित करने वाले साक्ष्य और वो साक्ष्य जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि को संभव बना दे, ये दोनों साक्ष्य अलग अलग और भिन्न प्रकार के हैं। ये शब्द से ही स्पष्ट होने लगता है। इसे स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य तर्क की जरूरत नहीं है। आप केवल 204 के शब्दों को देखिए और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामलों में अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, उस साक्ष्य की गुणवत्ता, इन दोनों को एक साथ रखेंगे आप तो आपको खुद अनुभव होने लगेगा कि ये दोनों प्रकार के साक्ष्य भिन्न गुणधर्म के हैं और इनका स्तर बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि क्रिमिनल मामलों में अभियुक्त की दोष सिद्धि केवल उस दशा में होगी जब अभियुक्त के विरुद्ध इतना साक्ष्य उपलब्ध हो कि युक्त संदेहों के परे न्यायालय के मन में यह विश्वास पैदा हो कि अभियुक्त के अलावा कोई नहीं है जिसने वो अपराध किया हो जिसके लिए अभियुक्त का विचारण चल रहा है। अब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले में अभियुक्त की दोष सिद्धि हो, इसके लिए जरूरी है पहले उसके विरुद्ध आरोप की विरचना हो। और आरोप की विरचना केवल तब होगी जब पत्रावली पर इतना साक्ष्य मौजूद हो जिसके अखंडित रहने की दशा में अभियुक्त की दोष सिद्धि यह हो सकती हो, तो ही आरोप की विरचना होगी, अन्यथा डिस्चार्ज होगा। और अगर इस 244 जो पूर्व की धारा है और जिसे वर्तमान में आप 267 कह रहे हो, ऐसे अनुमान करिए ये नहीं है, ऐसे कल्पना करिए कि ये धारा नहीं है। अब जरा विचार करिए कि 204 में यह वर्तमान बीएनएसएस की धारा 227 के अंतर्गत अभियुक्त आहूत होकर आ गया है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामला नहीं है, इसलिए आपका 267 से पूर्व के जो उपबंध लागू नहीं होंगे। कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं, और अगर हुआ भी तो वो भी केवल इस दृष्टिकोण से कि उसे आहूत किया जाए विचारण के लिए या न किया जाए, उसे भी वो जो अन्वेषण की रिपोर्ट होगी उसे भी पुलिस रिपोर्ट कहेंगे नहीं, तो पूर्व के उपबंध लागू नहीं हो सकते। आप ऐसे सोचिए 267 है नहीं, तो अब जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष मौजूद है उसके आधार पर अभियुक्त को आहूत तो किया जा सकता था, लेकिन में भी हो सकता है वो साक्ष्य इतना पर्याप्त न भी हो कि उसके कारण से अभियुक्त की दोष सिद्धि संभव हो। यह भी हो सकता है कि हो, यह भी हो सकता है,
लेकिन यह भी हो सकता है कि वो सामग्री अभियुक्त की दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त न हो। दोनों बातें हो सकती हैं। और जो प्रक्रिया आप बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सबसे खराब सिचुएशन है उसे ध्यान में रखकर बनानी होगी। आपसे जो मना किया जाता है कि किताबें पढ़कर अपने मन से किसी काम को मत करिए, क्योंकि किताब में जो प्रक्रिया दी है वो किसे ध्यान में रखकर बनाई गई है ये जरूरी नहीं होता। जो सामने एक्सपर्ट होता है उसके निर्देशन में जब आप काम करते हैं तो ज्यादा ठीक काम हो सकता है। चलिए हम लोग सिर्फ यही की बात करते हैं। अब है क्या, मामले ऐसे हो सकते हैं जिनमें अभियुक्त को जब आहूत किया गया हो तभी इतना साक्ष्य दिया गया हो जो उसकी दोष सिद्धि को संभव बनाता हो। लेकिन यह भी संभव है कि अगर मामला परिवार पर संस्थित है तो सिर्फ इतना ही साक्ष्य दिया गया हो जो उसे आहूत करके विचारित करने के लिए तो पर्याप्त है, किंतु उसकी दोष सिद्धि के लिए अपर्याप्त है। क्योंकि 227 में जिस साक्ष्य की जरूरत है वो केवल इतना साक्ष्य चाहिए जो उसके विरुद्ध विचारण के लिए आहूत किए जाने हेतु पर्याप्त आधार उत्पन्न करता हो, बस इतना। अब कोई लकीर का फकीर है, उसने सिर्फ इतना ही साक्ष्य न्यायालय के समक्ष दिया। अब अभियुक्त आहूत होकर तो आ गया, पुलिस रिपोर्ट पर मामला संस्थित नहीं, 267 है नहीं। इस साक्ष्य के आधार पर उसे आहूत करके विचारित करना यह तो ठीक था, लेकिन यह साक्ष्य उसकी दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं। और जब दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं है तो अन्य साक्ष्य लेने की जरूरत है, और अन्य साक्ष्य हम ले नहीं सकते क्योंकि 267 है नहीं। तो फिर हमारे सामने चारा क्या बचता है, बिना इस बात का विचार किए कि उसने अपराध किया है या नहीं किया है, उसे छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि 267 है नहीं। उस समय जो साक्ष्य दिया गया वो केवल इतना है जो उसे आहूत करने के लिए पर्याप्त है, किंतु आरोप की विरचना इसे करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आरोप की विरचना केवल उस दशा में होगी जब जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष रखा है वो अखंडित रहे, तो अभियुक्त की दोष सिद्धि इसे संभव बनाता हो। अब इतना साक्ष्य तो है नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ अभियुक्त को दोषमुक्त करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अब जब दोष ही मुक्त करना था तो उसे आहूत काहे को कर लिया भाई, फिर सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाती है। भाई जब तुम्हें दोष ही मुक्त कर रहा था तो अननेसेसरी उसे आहूत करके बैठा लिया। इसलिए 267 जैसा प्रोविजन बनाया गया, और जिसे पूर्व की सीआरपीसी में धारा 244 कहते थे, और 267 की स्टेज पर या 244 की स्टेज पर अभियोजन को हक दिया गया कि वो उस साक्ष्य को भी प्रस्तुत कर सकता है जो साक्ष्य उसने पूर्व में जब 200 और 202 की इंक्वायरी चली थी तो प्रस्तुत नहीं किया था। ठीक है ना, हो सकता है अभियोजन संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत कर दे, ठीक है ना, 200 202 की स्टेज पे ही प्रस्तुत कर दे, और यह भी संभव है कि न करे, क्योंकि अभियोजन के लिए जरूरी तो नहीं है
जब परिवाद की जांच चल रही थी तब अभियोजन को जितना साक्ष्य देना जरूरी था, उस साक्ष्य की जो गुणवत्ता थी, वो साक्ष्य कितना था कि अभियुक्त के विरुद्ध इस आधार को पर्याप्त रूप से उत्पन्न कर दे कि अभियुक्त को आहूत करके संबंधित अपराध के लिए उसका विचारण किया जाए। सिर्फ इतना देना पर्याप्त था। अब कुछ लोग ज्यादा सचेत होते हैं और कुछ लोग लापरवाह होते हैं। अगर सचेत आदमी प्रोसिक्यूशन कर रहा था तो संभावना इस बात की भी है कि उसने उसी स्टेज पर क्या किया होगा, संपूर्ण साक्ष्य जो उसके पास अवेलेबल होगा दे दिया होगा। और अगर वो साक्ष्य अखंडित रहने की दशा में दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है तब तो ठीक है, लेकिन वो लापरवाह किस्म का है। उसने क्या किया, उस समय सिर्फ इतना साक्ष्य दिया जो उसके उस अभियुक्त के आहूत किए जाने को न्यायोचित बनाता था, किंतु उसकी दोष सिद्धि उस साक्ष्य के अखंडित रहने की दशा में भी संभव नहीं थी। तो ऐसी दशाओं में आप आरोप की विरचना किस साक्ष्य के आधार पर करेंगे? आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, ठीक है, और आप कल्पना करें 267 है नहीं, ये पूर्व की सीआरपीसी में 244 है नहीं, तो आपके पास कोई चारा ही नहीं बचता कि अभियुक्त को आप दोषमुक्त कर दें। और अगर आपको यही करना था तो आपने उसे आहूत क्यों किया? इस बात का कोई जस्टिफाइड रीजन दिखाई नहीं देता। दैट इज व्हाई क्या किया गया है कि एक सेक्शन बनाया गया 244 और या वर्तमान में 267, और वहां क्या लिखा उन्होंने कि अभियोजन का साक्ष्य जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है। भाई आहूत होकर तो वो 227 या 204 वहीं आ गया, और जब 227 या 204 में वो आहूत होकर आया तो या तो उसे जमानत मिली होगी और या उसे जमानत नहीं मिली होगी। अगर जमानत मिली होगी तो हाजिर होगा और जमानत नहीं मिली होगी तो लाया जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों शब्दों का प्रयोग यहां पर हुआ है, क्योंकि आहूत होकर तो वो 204 या 227 की स्टेज पर ही आ चुका है, और जब आया होगा तो चूंकि वारंट मामला है तो मोस्ट प्रोबेबली जहां तक है मामला संज्ञेय रहा होगा। यद्यपि आवश्यक नहीं है, लेकिन संभावनाएं इसी बात की ज्यादा हैं कि मामला संज्ञेय रहा होगा, और संभावनाएं इस बात की भी ज्यादा हैं कि मामला अजमानती भी रहा होगा। यद्यपि कोई जरूरी नहीं है कि हुआ ही हो, लेकिन यदि ऐसा है तो अभियुक्त से जमानत की अपेक्षा की गई होगी, और चलो जमानती भी रहा मामला तो भी जमानत तो देनी ही होगी, और उसमें हो सकता जमानत दी ना हो तो भी जेल ही जाएगा, और वहां से अपनी इच्छा से तो आ नहीं सकता, तो या तो लाया जाएगा और या हाजिर होगा, ठीक है ना। तो जब 267 या पूर्व में 244 की स्टेज आएगी तो दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होगा या लाया जाएगा। तो दोनों बातें लिखी हैं। कहता है जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित किसी वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने के लिए और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया गया। और क्या कहा उसने? अभियोजन को सुनने। इसका मतलब यहां
न्यायालय की भूमिका नहीं है कि न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी साक्षी को आहूत करे, अभियोजन को सुनेगा। इसका मतलब अभियोजन यह बताएगा कि वो क्या कर सकता है, किस साक्षी को पेश करना चाहता है, यह अभियोजन बताएगा। और अब विचारण शुरू हो रहा है। अभी तक जो कुछ हुआ था वो इंक्वायरी थी, ठीक है ना। अभी तक जो कुछ हुआ था वो सब क्या थी, जांच। और जांच के आधार पर अभियुक्त दोष सिद्ध नहीं हो सकता, यह भी एक कारण है 267 या 244 जैसे प्रोविजन को बनाने का। इट इज ऑल्सो ए रीजन। वो तो है ही है कि वहां सिर्फ उतना ही साक्ष्य देना था जितना अभियुक्त के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार पैदा कर दे, और उतना साक्ष्य दोष सिद्धि के लिए अपर्याप्त भी हो सकता है। एक कारण यह था 267 या 244 जैसे प्रावधान के होने का, और दूसरा कारण यह भी है कि विचारण तो अब शुरू हो रहा है। अब तक जो चला था वो सिर्फ इंक्वायरी थी, वो सिर्फ जांच थी, और जांच के आधार पर किसी भी अभियुक्त को दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता। वारंट मामले, उनका विचारण तो इस अध्याय में शुरू हुआ। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित हो, विचारण तो अब हो रहा है। और दोष सिद्धि या दोष मुक्ति ये विचारण में लिए गए साक्ष्य इसी के आधार पर होगी। और विचारण के लिए आरोप की विरचना चाहिए, और आरोप की विरचना के लिए साक्ष्य चाहिए। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित होता, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो कुछ कलेक्ट हुआ उसके आधार पर हम निर्णय ले लेते हैं कि हम उसे विचारित करें या न करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ कलेक्ट हुआ उसके आधार पर भी सीधे सीधे उसे विचारित करने का निर्णय नहीं लिया गया था। क्योंकि अगर अभियोजन के पास कोई साक्ष्य ही नहीं है तो अभियुक्त को विचारण की कठोर प्रक्रिया से गुजरने को विवश क्यों किया जाए। लेकिन मामला चूंकि पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया गया था, इसलिए अभियोजन के साक्ष्य की, यानी अभियोजन जो साक्ष्य विचारण में प्रस्तुत करेगा उसकी एक झलक पहले से मौजूद है। भाई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो कलेक्ट हुआ है ना, वो प्रस्थापित साक्ष्य है। विचारण में जो हम देंगे वो अभियोजन के पास मौजूद है, उसे देखा जा सकता है कि इसे प्रस्तुत किया जाएगा। और अगर न्यायालय ये पा रहा है कि अगर इसे प्रस्तुत भी कर दिया जाए साक्ष्य के तौर पर तो भी अभियुक्त की दोष सिद्धि नहीं हो सकती, तो वो वहीं उन्मोचित कर देगा। लेकिन यहां ये स्थिति ही नहीं है। यहां तो इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में इतना साक्ष्य दिया गया जिसके आहूत किए जाने को न्याय संगत बना रहा था, लेकिन वो सिर्फ आहूत किए जाने को न्याय संगत बना रहा था। हो सकता है वो उसकी दोष सिद्धि के लिए अपर्याप्त हो। अब हम विचारण करने जा रहे हैं, तो अगर मामला पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित है तो अभियुक्त को एक सुविधा मिल रही है कि न्यायालय देखेगा कि कौन सा साक्ष्य अभियोजन के पास अवेलेबल है, और अगर उसे विधि अनुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए तो दोष सिद्धि हो सकती है या नहीं। और अगर न्यायालय पा रहा था कि नहीं हो सकती तो 239 में डिस्चार्ज कर रहा था। लेकिन पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर यह मामला संस्थित हो गया। सिर्फ इस कारण से हम ये कहें कि अभियुक्त को विचारण का सामना करना ही होगा, अभियोजन के पास साक्ष्य हो या न हो, यह भी कुछ ठीक बात नहीं है।
ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से 267 या 244 जैसा प्रावधान बनाया गया। ठीक है ना। अब अभियोजन से कहा जाएगा कि आप अपना सब साक्ष्य दीजिए। ठीक है, जो कुछ आप देना चाहते हैं वो सब कुछ दीजिए। ठीक है ना। इसलिए यहां पर लिखा है कि वारंट मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त हाजिर होता है या लाया जाता है, तब मजिस्ट्रेट अभियोजन को सुनने और ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए। यानी 244 या 267 जैसा प्रावधान बनाने के पीछे तीन कारण। पहला कारण कि जो साक्ष्य आहूत करने के लिए पर्याप्त था वो साक्ष्य दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त हो जरूरी नहीं, और वो साक्ष्य जो दोष सिद्धि के लिए पर्याप्त है यदि न्यायालय के समक्ष नहीं है तो न्यायालय यह निर्णय नहीं कर सकता कि अभियुक्त को आरोप की विरचना करके विचारित करना चाहिए या विचारित नहीं करना चाहिए। और जबकि अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित होता तो जिस समय 239 की स्टेज आती है उस समय न्यायालय अभियोजन के पक्ष में जो साक्ष्य संकलित हुआ ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उस पर एक दृष्टि डालकर इस बात का निर्णय कर सकता था कि अभियुक्त को हम विचारण का सामना करने के लिए मजबूर करें या न करें। जबकि चूंकि मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित है तो वो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष है ही नहीं। इसलिए इस अभियुक्त का एक हक जो कि साक्ष्य के अपर्याप्त होने की दशा में विचारण का सामना न करने के अधिकार के रूप में इसे उपलब्ध हो सकता था, ठीक है, उसकी कटौती हो जाएगी अगर 244 या 267 न हो। दूसरा कारण है। और तीसरा कारण कि अब तक जो कुछ चला था अभियुक्त के विरुद्ध वो क्या था, इंक्वायरी है। उसमें संकलित साक्ष्य के आधार पर हम अभियुक्त को दोष सिद्ध या दोष मुक्त करने का निर्णय नहीं ले सकते। ठीक है, ये तीन कारण हैं जिनकी वजह से 244 या 267 जैसा प्रावधान बनाना पड़ा। जब हम एलएलबी में थे तब हमें यह बात बड़ी समस्या देती थी कि आखिर 200, 202 इसमें न्यायालय के समक्ष साक्ष्य आया, फिर ये 244 में साक्ष्य लेने की जरूरत क्या है, ये बातें समझ में नहीं आती थी। और अक्सर कचहरी में जो परंपरा है वो परंपरा यही है कि 200 और 202 के स्तर पर जो साक्ष्य दिया जाता है वही 244 में देते हैं। लेकिन परंपराएं नियम और कानून का स्थान नहीं ले सकती। संभव यह भी है कि 200, 202 की स्टेज पर जो साक्ष्य दिया गया हो वो सिर्फ ये सोचकर दिया गया कि इस समय तो सिर्फ हमें अभियुक्त को आहूत किया जा सके इतना साक्ष्य देना है। ठीक है, विचारण यह है नहीं हम कंप्लीट एविडेंस क्यों दें, और कंप्लीट एविडेंस न दिया गया तो अगर अभियुक्त आहूत होकर आ जाएगा तो जो विचारण की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसके विरुद्ध हम आरोप की विरचना करें या न करें इस पर निर्णय करना होगा, क्योंकि यह फैसिलिटी उस अभियुक्त को मिल रही है जिसके विरुद्ध मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हुआ। वहां अभियोजन का प्रस्थापित साक्ष्य इन्वेस्टिगेशन में संकलित सामग्री के तौर पर न्यायालय के समक्ष है और न्यायालय उसे देखकर निर्णय कर रहा है। कहां, 239 जो पुरानी सीआरपीसी की सेक्शन है, और नई में जितना भी हो गया अभी हम लोग पीछे देख कर आए। लेकिन अगर मामला पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा
संस्थित है, तो नीचे सिर्फ 200 202 की स्टेज पर जो साक्ष्य आया बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब यह भी हो सकता है वो अपर्याप्त हो, तो छूट ही जाएगा। भाई आप आरोप की विरचना कैसे करेंगे, क्योंकि आरोप की विरचना ये तभी हो सकती है जबकि जो साक्ष्य उसके अखंडित रहने की दशा में दोष सिद्धि संभव हो। वो होगा ही नहीं। तो इसलिए यहां पर अभियुक्त को उसके सारे अधिकार हम दे सके और अभियोजन के साथ भी न्याय कर सके, इसके लिए 244 जैसा प्रावधान बनाना पड़ेगा या 267 जैसा प्रावधान बनाना पड़ेगा। इसीलिए यहां लिखा कि जब पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित होगा मामला, तो क्या करना पड़ेगा कि अभियोजन के समर्थन में जितना साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए न्यायालय वो सब लेगा और सुनेगा। सुनेगा इस शब्द का मतलब ही ये हो गया कि न्यायालय यहां एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा, सुनेगा। अभियोजन अपने समझ साक्ष्य को प्रस्तुत करे और अभियोजन जब साक्ष्य अपना सारा प्रस्तुत कर लेगा, जितना प्रस्तुत करना चाहता है, तो ऐसा सब साक्ष्य वो लेगा। उसमें कहीं कोई कोताही या उसमें कोई रिलैक्सेशन कोर्ट के पास नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि अभियोजन जो प्रस्तुत करना चाहता है वो कम से कम साक्ष्य की डेफिनेशन में आता हो, क्योंकि अभियोजन के समर्थन में जो साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए वो लेगा। आप जो कुछ प्रस्तुत करना चाहते हो वो साक्ष्य की डेफिनेशन में ही नहीं है, तो क्यों लेगा? अब जितना साक्ष्य है सारा ले लिया और 267 सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर साक्ष्य देने के लिए जो अभियोजन है वो ये चाहता है किसी व्यक्ति को कोई सम्मन जारी किया जाए, तो न्यायालय उसे भी जारी कर सकता है। जारी कर सकता है इसका मतलब यह है कि न्यायालय को अगर ऐसा लग रहा है कि अभियोजन सिर्फ मामले को लटकाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन कर रहा है, इनफैक्ट अभियोजन भी जानता है कि जिसे वो आहूत करवाना चाहता है वो मामले में साक्ष्य दे ही नहीं पाएगा और केवल अभियुक्त को परेशान किया जाए, क्योंकि आहूत होकर तो वो आ ही चुका है। ठीक है, तारीखों पर तो उसे आना ही पड़ेगा जब तक उसके विरुद्ध आरोप की विरचना या आरोप की विरचना न किए जाने का निर्णय यह न हो जाए, और आरोप की विरचना करने का निर्णय या न करने का निर्णय उस साक्ष्य के आधार पर नहीं होगा जो 200 202 में उसके विरुद्ध संकलित हुआ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। हो सकता वो अपर्याप्त हो, और दूसरा वो इंक्वायरी में कलेक्ट हुआ, इसलिए उसे साक्ष्य कह भी नहीं सकते। विचारण तो अब शुरू होगा, तो इसलिए साक्ष्य अब आएगा और इसी साक्ष्य के आधार पर यह निर्णय करना है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप की विरचना करें या न करें। तो जरूरी यह है कि अभियोजन को अनुमति न किया जाए, अभियोजन को अलाउड न किया जाए कि वो वेक्सेशियस एप्लीकेशन लगाकर सिर्फ अभियुक्त को तंग करे, परेशान करे। हमें मालूम है हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, लेकिन रोज न्यायालय में एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि सर सम्मन जारी कर दिया जाए, मिस्टर एक्स जो दिल्ली में रहते हैं वो आए और हमारे मामले में साक्ष्य दें। अगर वो देंगे तो इतना साक्ष्य पत्रावली पर आ जाएगा जो अखंडित रहने की दशा में अभियुक्त की दोष सिद्धि संभव बनाएगा, और तब इनके विरुद्ध आरोप की विरचना यह भी हो सकेगी। हम ये एप्लीकेशन लगा रहे हैं, जबकि दिल्ली में जिस साक्षी की उपस्थिति और मौजूदगी की बात हम कह रहे हैं वही नहीं वहां, और न्यायालय के पास कोई ऐसी सूचना मौजूद है जिससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वो वहां नहीं है। आप ये कहते हैं
कि अमुक व्यक्ति पाकिस्तान में रहता है और दिल्ली में आजकल आया हुआ है, तो आपके कहने के आधार पर मान लिया जाए? अगर पाकिस्तान से आया होगा तो वीजा होगा उसका, ठीक है कि नहीं? गुप्तचर जब पाकिस्तान से या किसी भी देश से कोई आएगा तो जो पासपोर्ट अथॉरिटीज होती है उन्हें सूचित करना पड़ता है, ताकि आपका वीजा खत्म हो जाएगा तभी तो पता लगेगा। आपको ये सूचना देनी होती, हम अमुक स्थान पर रहेंगे। आप ऐसी कोई इंफॉर्मेशन प्रस्तुत करेंगे न्यायालय के समक्ष, या आप कह देंगे वो पाकिस्तान से आए हुए हैं और दिल्ली में रह रहे, हम सम्मन जारी कर देंगे, क्योंकि इनफैक्ट वो आए ही नहीं है। तुम सिर्फ अभियुक्त को तंग करना चाहते हो ताकि वो बरसों बरस दौड़ता रहे, तो फिर आपके आवेदन पर सम्मन नहीं भी जारी किया जाएगा। इसीलिए 267 सेक्शन 2 में लिखा है कि आपका मजिस्ट्रेट अभियोजन के आवेदन पर उसके साक्ष्यों में से किसी को हाजिर होने या कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने का निर्देश देने वाला सम्मन जारी कर सकता है। यानी जरूरी होगा तो जारी कर भी देंगे और नहीं जरूरी होगा तो नहीं भी करेंगे। जब आप कानून का दुरुपयोग करते हुए किसी को परेशान करोगे कानूनी प्रावधानों के आधार पर, तो नहीं भी जारी करेंगे और अदरवाइज जारी करेंगे ही। अब इन साक्ष्यों के द्वारा जितना साक्ष्य अभियोजन के समर्थन में दिया जाएगा, ऐसा सब साक्ष्य कौन लेगा? मजिस्ट्रेट। और अब जो साक्ष्य आ रहा है ये साक्षी ही है, और कब लिया जा रहा है? विचारण में। अब विचारण प्रारंभ हो गया। अब जो साक्ष्य आया, अब इस पर विचार करेगा न्यायाधीश, जिसे न्यायाधीश नहीं कहा जा सकता, मजिस्ट्रेट। और अब यह देखेगा कि अब आपने जो साक्ष्य दिया है इसके अखंडित रहने की दशा में, और साक्ष्य शब्द का प्रयोग यहां हुआ है, ऐसा सब साक्ष्य लेगा। और साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य लिए जाने के संबंध में यह कहता है कि 3 परीक्षाओं के माध्यम से साक्ष्य लिया जाएगा: मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा। साक्ष्य लिए जाने के ये 3 तरीके हैं। साक्ष्य अन्य किसी भी तरीके से नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 267 या 244 की स्टेज पर जब साक्ष्य लिया जाएगा तो अभियुक्त को साक्ष्यों को प्रतिपरीक्षित करने का हक होगा, ठीक है ना? वो चाहे तो क्रॉस एग्जामिनेशन कर पाएगा, जबकि इंक्वायरी में उसे यह हक मौजूद नहीं था, ठीक है ना? अब उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का हक होगा, क्योंकि अब साक्ष्य लिया जा रहा है, ठीक है ना? और विचारण के दौरान लिया जा रहा है। वहां तो जब जांच चल रही थी तो अभियुक्त था ही नहीं। अभियुक्त तो 204 में आया ना। हालांकि अब नई बीएनएसएस में आहूत किए जाने से पूर्व भी उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने का प्रावधान ये किया गया है, लेकिन फिर भी सुनवाई का अवसर आहूत किए जाने के पूर्व, प्रतिपरीक्षा का नहीं। यहां उसे क्रॉस एग्जामिनेशन का हक रहेगा क्योंकि साक्ष्य लिया जाएगा। अब इसके बाद जो कुछ साक्ष्य आया इस पर न्यायालय विचार करेगा और यह देखेगा कि अगर यह साक्ष्य अखंडित रहे तो क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि संभव है। अगर उसे लगता है कि संभव है तो आरोप की विरचना होगी, अन्यथा यहीं पर डिस्चार्ज होगा, ठीक है? ताकि वो हक जो पुलिस रिपोर्ट पर संशोधित वारंट मामलों की प्रक्रिया में अभियुक्त को हासिल हुआ था, इस अभियुक्त को भी हासिल हो, भले ये मामला पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित है। संपूर्ण विचारण का ये सामना क्यों करें? वहां तो
ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो सब कुछ कलेक्ट हुआ था जिसे अभियोजन साक्ष्य के तौर पर विचारण में प्रस्तुत करेगा। तो न्यायालय ने विचार कर लिया और यह निर्णय ले लिया कि अभियुक्त को हम डिस्चार्ज करें या उसके विरुद्ध फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करें। बिना संपूर्ण विचारण का सामना अभियुक्त को करवाए, उसे डिस्चार्ज होने का एक अवसर यह संपूर्ण विचारण की प्रक्रिया से पहले ही मिल गया। तो यह हक या यह अवसर उस अभियुक्त को भी मिलना चाहिए जिसके विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर मामला संस्थित किया जा रहा है। आखिर उसने ऐसा कौन सा दोष किया? तो यह संभव नहीं है अगर 267 जैसे प्रावधान या 244 जैसे प्रावधान न हो, तो यह संभव ही नहीं है। अब यहां एविडेंस आ गया अभियोजन का। इससे पहले 200 202 के आधार पर निर्णय करते तो अभियोजन के साथ अन्याय होने की संभावना थी, क्योंकि अभियोजन यह कह सकता था कि हमने तो साहब इतना ही साक्ष्य दिया था उस लेवल पर कि अभियुक्त को आहूत करना जस्टिफाइड हो जाए, हमने अपना सब साक्ष्य तो दिया ही नहीं था। और आपने साहब न तो हमसे कहा कि सब साक्ष्य दो और हमने नहीं दिया, अब आपने उठा के डिस्चार्ज कर दिया। यह अभियोजन की शिकायत हो सकती थी, और अगर उसी साक्ष्य पर आरोप की विरचना कर दें तो अभियुक्त की शिकायत हो सकती थी कि भाई साहब आपने एक तो इंक्वायरी में लिए गए साक्ष्य के आधार पर हमारे खिलाफ आरोप की विरचना कर दी, और दूसरी बात यह कि आपने उन्हें अवसर दिया कि साहब जो है उनके विरुद्ध अगर पर्याप्त साक्ष्य अभियोजन के पास नहीं है तो वो डिस्चार्ज हो जाए। हमें यह अवसर नहीं दिया, और अगर डिस्चार्ज कर दें तो अभियोजन ये कहेगा कि साहब तुमने तो ये कहा था कि इतना साक्ष्य दे दो कि अभियुक्त को आहूत हम करें या न करें, इस पर हम निर्णय कर लें। आपने तो हमसे कहा ही नहीं था। तो दोनों में से कोई शिकायत ना कर पाए, इसलिए यहां पर यह कहा कि अभियोजन अपना सब साक्ष्य देगा, और पुलिस रिपोर्ट पर जो मामला संस्थित था उस अभियुक्त से या उस अभियोजन से इसकी बिल्कुल समानता रहे, इसलिए यहां पर लिखा कि मजिस्ट्रेट मामले को सुनेगा, एक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा। वहां भी इस स्टेज पर एक्टिव रोल न्यायालय का नहीं है, ठीक है ना। वहां भी न्यायालय का एक्टिव रोल कब आएगा? जब आगे मामला विचारण चल देगा। यहां पर कोई रोल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल समानता ये ले आए, और ये कहा कि क्या करेगा न्यायालय? सुनेगा, मजिस्ट्रेट अभियोजन के मामले को सुनेगा, और अभियोजन जितना साक्ष्य देगा अपने मामले के समर्थन में वो सब साक्ष्य ले लेगा, फिर उस पर विचार करेगा कि अगर ये अखंडित रहे तो क्या दोष सिद्धि हो जाएगी, और अगर उत्तर हां आया तो आरोप की विरचना होगी। क्यों? यहां यह लिखा है कि आपका 268 में कि अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा, तो कहता है यदि धारा 267 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार है कि अभियुक्त के विरुद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ जो अखंडित रहने पर उसकी दोष सिद्धि के लिए समुचित आधार हो, तो मजिस्ट्रेट उसको उन्मोचित कर देगा। इसका मतलब ही निकला कि अगर 267 में जो साक्ष्य लिया गया उस पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट का यह विचार है कि वो साक्ष्य अगर अखंडित रहे तो अभियुक्त की दोष सिद्धि का आधार हो सकता है, तो उन्मोचित नहीं किया जाएगा, और जब उन्मोचित नहीं होगा तो आरोप की विरचना होगी, ठीक है ना। तो आपका 267 सबसेक्शन 2 नहीं बल्कि वो 268 सबसेक्शन 2 नहीं बल्कि 269 सबसेक्शन 1 पहले पढ़ लें, 268 सबसेक्शन 2 बाद में कि उन्मोचित कर देगा, और 269 सबसेक्शन 1 कहता है यदि ऐसा साक्ष्य ले लिए जाने पर या मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में
मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दंडित किया जा सकता है, तो वह अभियुक्त के विरुद्ध लिखित रूप में आरोप विरचित करेगा। यानी अगर हम 268 सबसेक्शन 1 और 269 सबसेक्शन 1 को साथ पढ़ें तो एक बात क्लियर हो गई कि जो 267 या 244 में साक्ष्य लिया गया, वो साक्ष्य अगर अखंडित रहने पर अभियुक्त की दोष सिद्धि को संभव बनाता है तो 269 सबसेक्शन 1 में आरोप की विरचना हो जाएगी, और अगर अखंडित रहने पर दोष सिद्धि को संभव नहीं बनाता है तो 268 सबसेक्शन 1 में वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अखंडित रहने पर दोष सिद्धि को संभव बनाता है तो 269 सबसेक्शन 1 में फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, यही वहां था। ठीक है ना। और अगर अखंडित रहने पर दोष सिद्धि को संभव नहीं बनाता तो 268 सबसेक्शन 1 में डिस्चार्ज। ठीक है ना। अच्छा, अब 268 सबसेक्शन 2 जिसे पूर्व की सीआरपीसी में 245 सबसेक्शन 2 कहते हैं। ठीक है ना। ये एक बात कह रही है, वो क्या कह रही, इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह विचार करता है कि आरोप निराधार हैं मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में। यह शब्द प्रयोग हुआ कहां, 268 सबसेक्शन 2 में। तो मामले के पूर्वतन प्रक्रम कौन कौन से हो सकते हैं, जरा इस पर बात करें, क्योंकि 268 सबसेक्शन 2 या पूर्व की सीआरपीसी की बात करें तो 245 सबसेक्शन 2 यह कह रही है कि इस धारा की कोई बात, ठीक है, मजिस्ट्रेट को इससे निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी कि वह अभियुक्त को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम पर उस दशा में जबकि मजिस्ट्रेट अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप को निराधार मानता है उसे उन्मोचित करने से निवारित करती, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो 268 सबसेक्शन 2 या 245 सबसेक्शन 2 से पूर्व क्या है, पूर्व है 268 सबसेक्शन 1। ठीक है ना। 267 और अभियुक्त के आहूत होकर आने से लेकर 267 सबसेक्शन 1 में एविडेंस लिए जाने तक और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज तक जितनी भी डेट्स हैं ये सब मामले का पूर्वतन प्रक्रम है। ठीक है। जब आरोप की विरचना हो जाएगी या यूं कहें जब मजिस्ट्रेट यह निर्णय ले लेगा कि जो अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है यह अखंडित भी रहे तो भी, ठीक है, सॉरी, ये अखंडित रहे तो अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। अर्थात जब आरोप की विरचना करने का निर्णय ले ले उससे पहले जितने भी प्रक्रम हैं वो सब मामले के पूर्वतन प्रक्रम हैं। ठीक है ना। 268 सबसेक्शन 2 में उसने ये बात लिखी ना कि इस धारा की कोई बात, और जब वो लिख रहा है इस धारा की, इसका मतलब 268 सबसेक्शन 1 भी इस शब्दावली में शामिल हो गया। वो कहता है इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को इससे निवारित करने वाली नहीं मानी जाएगी कि वह अभियुक्त को मामले के किसी भी पूर्वतन प्रक्रम में उस दशा में आपका उन्मोचित करने से रोकती है जब जिस दशा में उसे यह लगता है कि अभियुक्त के विरुद्ध जो मामला योजित है वो निराधार है, ऐसा नहीं समझा जाएगा।
इसका मतलब 268 सबसेक्शन 1 की स्टेज पर जो कुछ कहा गया है उस स्टेज पर भी उन्मोचित कर सकते हैं, उससे पहले भी उन्मोचित कर सकते हैं। और 268 सबसेक्शन 1 तो खुद ही कह रहा है कि अगर जो साक्ष्य आया 267 में मजिस्ट्रेट की राय है कि अखंडित भी रहे तो भी दोष सिद्धि नहीं होगी, तो उन्मोचित कर ही देगा। इसका मतलब यह हुआ कि 267 का एविडेंस जब लिया जा रहा है तब और उससे पहले, ठीक है ना, 267 का यानी 245 का जब एविडेंस लिया जा रहा है और उससे पहले, और उससे पहले कौन सी स्टेज है, जब वो आहूत होकर आया और जब 245 का है, 244 का एविडेंस जब लिया जा रहा है, इसके बीच में जो स्थिति है, इसमें अगर मजिस्ट्रेट ये उचित समझ रहा है कि अभियुक्त को उन्मोचित कर देना चाहिए तो कर देगा। अब ये सिद्धांत में आपको समझने में कठिनाई हो रही है। अगर आप कचहरी गए होते तो बड़ी आसानी से यह बात समझ में आएगी। परिवाद प्रस्तुत हुआ, अभियुक्त आहूत हो गया, अभियुक्त आज डेट पे आया, कंडोलेंस हो गई, अगली डेट पे आया, स्ट्राइक हो गई, एक भी अभी आगे नहीं बढ़ा है, अभी नहीं आगे बढ़ा है मसला, अभी बस वो आहूत होकर आ गया है और डेटें लग रही हैं, ठीक है। 244 से 267 का साक्ष्य नहीं लिया गया है, लगातार डेटें लग रही हैं। 267 का साक्ष्य शुरू हुआ या 244 का साक्ष्य शुरू हुआ, गवाह को चक्कर आ गया, वो पटक खा गया, डेटी लगेगी। ऐसे सालों गुजर सकते हैं, सालों। मामले का पूर्वतन प्रक्रम चल रहा है अभी। पहले तो 244 या वर्तमान में 267 बीएनएस का साक्ष्य है, ठीक है ना, और उस साक्ष्य पर न्यायालय विचार करे और विचार करने पर वो ये पाए कि जो साक्ष्य आया है वो अगर अखंडित बना रहे तो अभियुक्त की दोष सिद्धि हो सकती है, तब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी, ठीक है ना। और आहूत होने से लेकर और ये सारा साक्ष्य आए न्यायालय के समक्ष, इसके बीच सालों गुजर सकते हैं, सालों गुजर सकते हैं और गुजरते हैं। आज एप्लीकेशन आ गई अभियोजन की कि हमारे साक्षी बीमार हैं, परसों ये आ गई कुत्ते ने काट लिया, नरसों टांग टूट गई, ठीक है, क्या करेंगे आप? मामले का पूर्वतन प्रक्रम चल रहा है, बरसों बरस गुजर सकते हैं, बरसों बरस। अब अगर मजिस्ट्रेट को यह लग रहा है कि यह सिर्फ नाटक इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इनके पास एविडेंस ही नहीं है, जो ये 244 से 267 की स्टेज पर प्रस्तुत करें, ये तो चाहते ही यही है कि अभियुक्त ऐसे ही दौड़े, इसलिए रोज एप्लीकेशन आती है। तो मजिस्ट्रेट के पास ये समुचित आधार है कि बरसों से तुम्हें मौका दिया जा रहा है और तुम कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर रहे, तो मजिस्ट्रेट के पास ये अनुमान लगाने का आधार है कि अभियुक्त के विरुद्ध योजित मामला निराधार है और वो डिस्चार्ज भी कर सकता है। इसे अब तक कचहरी की भाषा में 245(2) की स्टेज पर डिस्चार्ज करना कहते हैं, जो अब 268 सबसेक्शन 2 हो गया है। और अगर यहां डिस्चार्ज हुआ तो मामले के पूर्वतन प्रक्रम में ही वो डिस्चार्ज हुआ है, क्योंकि 244 का एविडेंस आया ही नहीं या 267 का एविडेंस आया ही नहीं। एक बात और हो सकती है, नीचे जो मजिस्ट्रेट महोदय थे और जो वकील महोदय थे, दोनों को अकल नहीं थी। अगर सिर्फ प्लेंट को पढ़ा जाए, यानी कंप्लेंट को पढ़ा जाए, तो कोई अपराधी कंस्टिट्यूट नहीं होता, लेकिन अभियुक्त आहूत भी हो गया, वो आ भी गया, ठीक है, 244 के लिए डेटें भी लगने लगी, मजिस्ट्रेट महोदय ने कभी देखा ही नहीं, और अब देखा तो पता यह लगा कि तो आहूत ही नहीं होना चाहिए था। तो 267 का एविडेंस क्यों लिया जाए? डिस्चार्ज किया जा सकता है।
या पता यह लगा कि आहूत हो गया, सब कुछ हो गया, जिस अपराध के लिए आहूत किया उसके लिए तो सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट की, क्योंकि अपराध का संज्ञान करते ही, ठीक है, यह संज्ञान करने से पहले सैंक्शन चाहिए, और परिवाद पर संज्ञान तत्काल होता है, ठीक है ना। आपने परिवाद पर संज्ञान कर लिया, अपराध ऐसा था जिसके लिए सैंक्शन चाहिए, आपने ली नहीं, तो भी 268 सबसेक्शन 2 या पूर्व में 245 सबसेक्शन 2 कहता है कि मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज नहीं कर सकता अभियुक्त को, यह नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, यह हो जाएगा। लेकिन एक बार आरोप की विरचना हो गई तो फिर हमेशा दोष मुक्ति या दोष सिद्धि ही होगी, यानी 244 का एविडेंस आ गया या 267 का एविडेंस आ गया और न्यायालय ने यह सुन लिया कि अभियुक्त के विरुद्ध जो साक्ष्य दिया गया वो अखंडित रहने की दशा में अभियुक्त को की दोष सिद्धि को संभव बनाएगा, और उसने 269 सबसेक्शन 1 के अधिकार का प्रयोग करके आरोप की विरचना कर दी अभियुक्त के विरुद्ध। फिर अगर यह बात आई कि कोई अपराधी नहीं बनता या सैंक्शन की जरूरत थी या कोई अन्य बात बन रही है, अभियोजन अपना साक्षी ही प्रस्तुत नहीं कर रहा, तो फिर दोष मुक्ति होगी, फिर उन्मोचन नहीं होगा। आरोप की विरचना के बाद हमेशा दोष मुक्ति होती है, उन्मोचन नहीं होता, ठीक है ना। फिर आपका ये होगा 269 सबसेक्शन 1। अब 269 सबसेक्शन 2, अब तो वही स्थिति रहेगी, आरोप की विरचना हो गई तो आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा। अब तो प्रक्रिया ठीक वैसे ही चल पड़ेगी, पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। ये शब्द क्यों लिखे हैं इस पर हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं, ठीक है ना। तो पढ़कर सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाद करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है। यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा, इस पर भी खूब बात हुई है कि उस अभिवाद को लेखबद्ध करेगा और उसके आधार पर स्वविवेकानुसार उसे दोषसिद्ध करेगा। ये सारी बातें विस्तार से हुई हैं, इसलिए इन्हें दोहराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे जो बात कही गई उस पर भी विस्तार से हम लोगों ने बात की है कि यदि अभियुक्त अभिवचन करने से इनकार करता है या अभिवचन नहीं करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है या यदि अभियुक्त को उपधारा 3 के अधीन दोषसिद्ध नहीं किया जाता है तो उससे अपेक्षा की जाएगी कि वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में, यानी समय उसे मिलेगा, आरोप की विरचना के साथ उससे प्रतिरक्षा नहीं कराई जाएगी। कहता है तो वह मामले की अगली सुनवाई के प्रारंभ में या यदि मजिस्ट्रेट उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ठीक समझता है तो तत्काल बताए कि क्या वह अभियोजन के उन साक्ष्यों में जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है और यदि करना चाहता है तो किसकी। अब यह भी हमें बड़ा कंफ्यूज करती थी धारा जब हम एलएलबी में थे और जब वकील हो गए तब भी करती थी कि जब 244 की स्टेज पर या 267 जो वर्तमान में हो गई है वहां लिखा है कि अभियोजन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा, और जब साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा इसका मतलब प्रतिपक्षी को क्रॉस एग्जामिनेशन का हक है, ठीक है। आपने क्रॉस एग्जामिनेशन वहां किया, अब आरोप की विरचना हो गई और आरोप की विरचना के बाद आपने दोषी होने का अभिवाद किया नहीं किया, जो भी स्थिति है, लेकिन आप दोषसिद्ध नहीं हुए। आपने कर भी लिया तो भी न्यायालय ने मानी है स्वविवेकानुसार आपको दोषसिद्ध नहीं किया, और आपने नहीं किया तब तो बात ही खत्म हो गई, आरोप की विरचना हो गई।
अब ये बात क्यों कही जा रही है, या तो अगली सुनवाई के प्रारंभ पर, और अगर मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो आरोप की विरचना के तत्काल बाद जब पढ़कर सुना देगा, समझा देगा और ये निर्णय कर लेगा कि नहीं हम दोष सिद्ध नहीं करेंगे, विचारण करेंगे, तो तत्काल भी अगर ठीक समझता है तो अभियुक्त से ये पूछेगा कि वे साक्षी जो पूर्व में परीक्षित हो चुके हैं 244 की स्टेज पर, उनमें से किसकी आप प्रतिपरीक्षा करना चाहते हैं। क्योंकि यहां क्या लिखा है, तत्काल बताए कि क्या वह अभियोजन के उन साक्षियों से जिनका साक्ष्य लिया जा चुका है किसी की प्रतिपरीक्षा करना चाहता है, और यदि करना चाहता है तो किसकी। यानी वो सारे साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा दोबारा करने की मांग यहां कर सकता है, और किसी एक की भी प्रतिपरीक्षा दोबारा करने की मांग यह भी कर सकता है। इसका कोई जस्टिफिकेशन हमें समझ में नहीं आता था कि आखिर इसका क्या मतलब है। भाई 267 में मिला अवसर, और वहां जब हम कचहरी में थे तो हमारे सीनियर भी कहते थे कि 244 पे क्रॉस नहीं करना, कह दो। बाद में तो 246 यानी 269 में, जो वर्तमान में 246 जो पहले की है वो अब 269 है। कहते बाद में 269 में तो क्रॉस का अवसर मिलेगा ही। और देखिए यहीं पर एक चीज और समझ लेंगे, 200 202 में जो साक्षी है जरूरी नहीं है 244 में वही रहे, बढ़ भी सकते हैं। ये भी कचहरी में खूब होता है कि साहब ये तो 200 202 में परीक्षित ही नहीं हुए, 244 में क्यों परीक्षित हो रहा है। वो आप पीछे पड़ के आए, और उसके कारण हमने विस्तार से बताए हैं कि वहां जो साक्ष्य देना था वो तो आहूत करने के लिए देना था, और अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए देना है। वहां हमसे सब साक्ष्य देने की अपेक्षा नहीं हुई थी, यहां सब साक्ष्य देने की अपेक्षा हुई है, ठीक है ना। इसलिए हम जो देना चाहते हैं सब देंगे, ठीक है। और हमने दिया, वहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिला, हम चाहे करें और चाहे ना करें। 269 में फिर हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का हक मिल रहा है, भले ही हमने वहां क्रॉस एग्जामिनेशन किया हो या न किया हो। इसका कोई कारण समझ में नहीं आया। जब हम बड़े हुए और जब सोचना प्रारंभ किया तब यह ध्यान में आया कि 244 में आरोप की विरचना नहीं हुई थी। हमें नहीं मालूम था कि जो अभियोजन साक्ष्य देगा उसके आधार पर मेरे विरुद्ध किस अपराध के अंतर्गत आरोप की विरचना होगी। हमें नहीं मालूम था कि 302 में होगी, 304 में होगी। हालांकि 302 304 का उदाहरण हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि वो सेशन ट्रायल है, लेकिन जस्ट फॉर दी, ठीक है, सेक ऑफ आर्गुमेंट हमें यह नहीं मालूम है कि वो जो साक्ष्य आएगा उससे मेरे विरुद्ध किस अपराध में आरोप की विरचना होगी। वहां जो हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया था, हालांकि बीइंग एडवोकेट हमें यह अंदाजा हो सकता है कि जो साक्ष्य आएगा उससे इन अपराधों में आरोप की विरचना हो सकती है, लेकिन जो साक्ष्य आएगा उससे 406 में आरोप की विरचना यदि हो सकती है तो 409 में भी हो सकती है। हमने 406 के हिसाब से वहां क्रॉस एग्जामिन किया, 409 के हिसाब से हमने किया ही नहीं क्योंकि आरोप की विरचना तो वहां हुई नहीं थी, ठीक है ना। तो अगर अब हमें आरोप की विरचना के उपरांत साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा का अवसर यह नहीं मिलेगा तो अभियुक्त के साथ यह एक अन्याय है। ये तो होगा ही होगा भाई, आरोप की विरचना के बाद हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिलना चाहिए क्योंकि आरोप की विरचना में ही प्रोसिक्यूशन का केस अनफोल्ड हुआ है। इसलिए यह जस्टिफाइड है कि यहां फिर से हमें क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर मिले, ठीक है ना। अच्छा, इसीलिए यहां पर यह लिखा गया है
कि अभियोजन से ये पूछा जाएगा, वो सॉरी अभियुक्त के पक्ष से ये पूछा जाएगा कि वो अभियोजन के किन साक्ष्यों की प्रतिपरीक्षा फिर से करना चाहता है, किसी की करना चाहता है, यदि हां तो किसकी। और नॉर्मली कचहरी में प्रैक्टिस ये है कि 267 की स्टेज पर क्रॉस एग्जामिन करते ही नहीं। ठीक है, वो प्रैक्टिस कई कारणों से विकसित हुई है, उसके पीछे एक ही कारण नहीं है। एक तो कारण यह है कि नॉर्मली आरोप की विरचना, ठीक है, ऐसे साक्ष्य के आधार पर हो जाएगी जो अखंडित रहने की दशा में दोष सिद्धि का आधार बन जाए। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में कितना भी तुम क्रॉस एग्जामिन कर लो, गवाह इतना तो कह देगा ये हमारे घर में चोरी के लिए घुसे थे, इससे उपधारणा का आधार तो कम से कम पैदा ही हो जाएगा। ठीक है, और अगर उपधारणा का भी आधार पैदा हो गया तो आरोप की विरचना हो जाएगी 269 सबसेक्शन 1 के मुताबिक। तो हम कुछ भी कर लें, नॉर्मली हमारे खिलाफ आरोप की विरचना हो ही जाएगी। और अगर वहां हमने क्रॉस एग्जामिन ज्यादा किया तो हमारी पॉलिसी ये अनफोल्ड हो जाएगी। फिर प्रोसिक्यूशन साक्ष्यों को उन्हीं पॉइंट्स पर बिल्कुल एकदम तैयार कर देगा और फिर हमें होगी सजा। एक तो कारण ये होता है भाई एक ही गवाह की हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, हमारी पॉलिसी अनफोल्ड हो गई। अभी और गवाह भी तो हैं, क्योंकि सब साक्ष्य जितना अभियोजन के समर्थन में प्रस्तुत किया जाए सब लिया जाएगा। भाई एक ही गवाह या एक साक्षी से हमने क्रॉस एग्जामिनेशन किया, हमारी पॉलिसी सामने आ गई और अभियोजन के पास अभी अवसर है। ठीक है, वो क्या करेगा, एक ही तथ्य पे 5 गवाह प्रस्तुत कर देगा और बाकी 4 लाएगा, बिल्कुल टन टन करते हुए आएंगे, क्योंकि वो तो सब बिल्कुल फिट कर दिया उन्होंने। और प्रत्येक साक्षी का मूल्यांकन अपने आधार पर होगा। साक्षी की गुणवत्ता देखी जाएगी, संख्या नहीं। एक भी अगर आ गया मेरे खिलाफ, गया मामला। इसलिए कोई वहां क्रॉस एग्जामिनेशन करता ही नहीं। 267 की स्टेज पर गए तो एक सवाल ऐसे पूछ लिया तो पूछ लिया। दूसरा, वो आर्थिक मजबूरियां हैं, वहीं डिस्चार्ज हो गया तो कोई फीस भी नहीं देगा, वो कहेगा निकल लो, वो तो हो ही गया एक ही तारीख। तो फिर वो आर्थिक मजबूरियां भी हैं, इसलिए भी कोई वहां क्रॉस एग्जामिनेशन करता ही नहीं 267 में। ये 244 पे वो सब कहते हैं 269 में करेंगे। यहां अब दोबारा चीफ नहीं होगा, मुख्य परीक्षा दोबारा नहीं होगी, मुख्य परीक्षा हो चुकी है। यहां क्या लिखा है, प्रति परीक्षा किसकी करना चाहते हो, जिसकी करना चाहते हो उसे बुला दिया जाएगा। और वो ठीक है, क्योंकि समर्थन में सब साक्ष्य दिया जा चुका है और वो साक्ष्य अखंडित रहे तो दोष सिद्धि हो जाएगी। हां, वहां चूंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं हुई थी, इसलिए संभावना इस बात की है कि हमने प्रॉपर क्रॉस एग्जामिन न किया हो, इसलिए दोबारा अवसर दिया जाएगा। आगे फिर कहता है, यदि वह कहता है कि वह ऐसा चाहता है तो उसके द्वारा नामित साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुनः परीक्षा के, मुख्य परीक्षा नहीं लिखी है, के पश्चात वे उन्मोचित कर दिए जाएंगे। वे कौन, साक्षी। अब एक चीज और, यह भी संभव है कि अभियोजन ने अब तक जो साक्ष्य प्रस्तुत किया वो उसकी जानकारी में रहा हो, ठीक है, और उसने प्रस्तुत कर दिया। साक्षी बिल्कुल ठीक है, घटना हुई भी है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में उन्होंने नाश कर दिया डर के। ठीक है, अब सवाल यह पैदा हुआ, या वे सब मिल गए अभियोजन उससे, बचाव से, और वे सब पक्षद्रोही हो गए और उसी तथ्य के अन्य साक्षी भी मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है ना, तो अन्य साक्षी जो हमारे पास मौजूद हैं, जिन्हें हमने 244 की स्टेज पर प्रस्तुत नहीं किया,
ये मानकर कि एक तथ्य को साबित करने के लिए 20 साक्ष्यों की जरूरत है ही नहीं। वे सारे के सारे क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस से मिल गए और उन्होंने झूठा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, या तो जानबूझकर या मूर्खतापूर्ण ढंग से। अब उसी तथ्य पर मेरे पास और साक्षी भी हैं। अच्छा, साक्षी की विश्वसनीयता क्रॉस एग्जामिनेशन से पता लगेगी, लेकिन अन्य साक्षी होते हुए सिर्फ इसलिए कि तुमने 244 या 200 या 202 की स्टेज पर नहीं दिए थे, हमें साक्षी देने से वंचित करना ये ठीक नहीं होगा। इसलिए एक अवसर अभियोजन को और मिलेगा। ठीक है, वो यहां पर है, क्या कहेगा? फिर अभियोजन के किन्हीं शेष साक्ष्यों का साक्ष्य लिया जाएगा, किन्हीं शेष जो अब तक परीक्षित नहीं हुए। ठीक है ना, किन्हीं शेष साक्ष्यों का साक्ष्य लिया जाएगा और प्रतिपरीक्षा के और पुनः परीक्षा के पश्चात वे भी उन्मोचित कर दिए जाएंगे। इसका जस्टिफिकेशन ये भी हमें समझ में नहीं आता था। देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन चलती है, जब ठीक है कि आईओ भी ऐसे व्यक्तियों को छोड़ सकता है जिन्होंने घटना को घटित होते देखा होगा, लेकिन संभावना कम है और यहां परिवादी स्वयं अभियोजित कर रहा है, इसलिए इस बात की संभावना ज्यादा है कि साक्षी छूट जाए। ठीक है ना, इसलिए यहां अवसर साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के ज्यादा दिए गए हैं और वहां अक्सर ये आपत्ति उठती है क्योंकि सीआरपीसी को मतलब ही नहीं, पढ़ते हैं ही नहीं। ठीक है कि साहब ये 200-202 में परीक्षित नहीं हुए, जरूरत नहीं है। 200-202 में जो साक्षी परीक्षित हुए उनके अलावा भी 267 या 244 पर साक्षी प्रस्तुत हो जाएंगे और जो 244 में आपने प्रस्तुत किए हैं उनके अलावा भी 269 या 246 की स्टेज पर प्रस्तुत हो जाएंगे। क्यों, क्या लिखा है? किन्हीं शेष साक्ष्यों। ठीक है, यह भी हो जाएगा। उसके बाद कहता है, जहां इस संहिता के अधीन अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद और सभी युक्त उपाय किए जाने के पश्चात यदि उपधारा 5 और 6 के अधीन अभियोजन साक्ष्यों की उपस्थिति प्रति परीक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा साक्षी परीक्षा किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है और मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकेगा और अभिलेख पर की सामग्रियों के आधार पर मामले में कार्यवाही कर सकेगा। डिफेंस कह रहा है कि हमें अमुक साक्षी परीक्षा के लिए चाहिए, अभियोजन प्रस्तुति नहीं कर रहा, तो फिर क्या माना जाएगा? यह माना जाएगा कि उन साक्षियों ने साक्ष्य दिया ही नहीं है, यानी उनका साक्ष्य हटा दिया जाएगा, ऐसे माना जाएगा मानो है ही नहीं। और उनके साक्ष्य के अलावा जिन्हें प्रतिपरीक्षा के लिए आपने उपस्थित नहीं किया, उसकी मांग के बावजूद, भले ही 244 में उसकी प्रतिपरीक्षा वो कर चुका हो, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस समय फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं थी। तो इसलिए यहां पर क्या होगा कि अगर आपने उपस्थित नहीं किया तो माना यह जाएगा कि उस साक्षी ने साक्ष्य दिया ही नहीं, उसके साक्ष्य को हटाकर मामले में जो साक्ष्य अवेलेबल होगा उसके आधार पर मामले में अग्रिम कार्यवाही अर्थात दोषसिद्धि या दोषमुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। अब आप देखें, पीछे जाएं, जब कॉपीज दी जा रही थी अभियुक्त को, तो आपसे कहा गया था कि अगर मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है और वारंट मामला है तो चाहे मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हो और चाहे सेशन कोर्ट द्वारा, अभियुक्त को कॉपी मिलेगी। लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित है तो सेशन द्वारा जो विचारणीय मामला है उसमें तो उसे कॉपी दी जाएगी, लेकिन मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय वारंट मामला जो पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा संस्थित है उसमें कॉपी अभियुक्त को नहीं दी जाएगी। यह आपको बताया गया था और हमने कहा था इसका कारण आपको तब पता लगेगा जब हम लोग पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा आधार पर संस्थित वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया देखेंगे। वो जो कॉपी आपको दी गई थी
काहे के लिए दी गई थी? आप अपना बचाव ठीक ढंग से कर सको, ठीक है ना। और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित जो वारंट मामले हैं उनमें विचारण की संपूर्ण कार्यवाही तब चलेगी जब आप उपस्थित होंगे। आपकी उपस्थिति में जो साक्ष्य न्यायालय लेगा उसी के आधार पर आरोप की विरचना करेगा, उसी के आधार पर दोष सिद्धि और दोष मुक्ति करेगा, और हर जगह आपको प्रतिपरीक्षा का अवसर रहेगा। लेकिन पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो वारंट मामला है उसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जिस साक्ष्य के आधार पर होगी वो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में फर्क है, इसलिए वहां कॉपीज नहीं दी गई थी। उन मामलों में जो मामले वारंट मामले थे और पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित थे और मजिस्ट्रेट के द्वारा परीक्षणीय थे। यह सारा थोड़ा लेंथी है लेकिन समझना पड़ता है, ठीक है ना। और फिर कहता है फिर इसके बाद साक्ष्य के अभिलेखन की प्रक्रिया ठीक वैसे ही चलेगी जैसे अभियोजन का साक्ष्य अभिलिखित किया गया वारंट मामलों में, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित हो और चाहे पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित हो, यानी 275 उसमें जो तरीका बताया गया है साक्ष्य के अभिलेखन का वही। और फिर अभियुक्त की परीक्षा, और अभियुक्त की परीक्षा के उपरांत अगर वो कहता है कि हमें प्रतिरक्षा में साक्ष्य देना है तो प्रतिरक्षा का साक्ष्य अभिलिखित किया जाएगा। तब अभियुक्त से अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ करे और अपना साक्ष्य पेश करे, और मामले को धारा 266 के उपबंध लागू होंगे, ठीक है ना। 266 के उपबंध लागू होंगे, इसका मतलब अभियुक्त की परीक्षा की जाएगी, उससे पूछा जाएगा प्रतिरक्षा आप करना चाहते हैं, यदि हाँ कहेगा तो होगी, नहीं तो नहीं। और जब यह हो गया, डिफेंस एविडेंस भी आ गया, अब दोनों मामलों में एक जैसी प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि अब साक्ष्य की जो कार्यवाही थी वो वहां भी पूर्ण हो गई और यहां भी पूर्ण हो गई। अब दोष मुक्ति और दोष सिद्धि, निर्णय, बहस, ये सारे काम चलेंगे, और ये तीसरा पार्ट वारंट ट्रायल का शुरू हो जाएगा जो कल हमें लगता है खत्म हो जाएगा। उसके बाद समन ट्रायल और सारी कार्यवाही होगी, देखेंगे।